एक बड़ा संगठन है और वो है आरएसएस। आरएसएस इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और बुद्ध के कारवां को, उनकी वैचारिक आंदोलन को कामयाब नहीं होने देता है। सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादिमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्कारणं कुशलस्य उपसम्पदा सचेतपर्योदपणं एतं बुद्धानुशासनं साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। आजच्या ह्या पहिल्या वंदना सत्रामध्ये पूज्य भंतेजी यांनी आपल्याला पंचशील दिलेला आहे। मी जास्त वेळ न घेता भंतेजींना विनंती करतो की आपण आम्हाला उद्बोधपर 2 शब्द सांगावे। आज जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो ए.वी. पेरियर राम स्वामी की जयंती के प्रीत्यार्थ हम लोग सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, मैं अपना बहुत बड़ा सम्मान समझता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भारत में आज 3 महापुरुषों की विचारधारा आगे बढ़ाने का काम पूरे भारत में अगर कोई संगठन करता है तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है। पूरे विश्व में सिर्फ तथागत बुद्ध एक महामानव मिले, लेकिन हमारे भारत में हमें 2 महामानव मिले। तथागत बुद्ध के साथ हमें बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भी मिले, और उसके साथ जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है ये तथागत बुद्ध और बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों के साथ आदरणीय मान्यवर कांशीराम साहब के भी विचार लेके साथ में चल रही है। इसलिए इस संगठन के साथ 3 महामानव के विचार जुड़े हैं, और 3 महामानव के विचारों के साथ पूरे देश में आज बहुत बड़े पैमाने पे काम शुरू है। इसलिए मैं अपना बहुत बड़ा सम्मान समझता हूँ कि ऐसे इतने बड़े संगठन ने मुझे वंदना के लिए, त्रिशरण पंचशील के लिए आमंत्रित किया और मुझे वो मान सम्मान दिया। और मैं सदिच्छा रखता हूँ, आशा करता हूँ कि ये संगठन इन्हीं महामानवों के विचारों पे चले और ये संगठन इसी तरह तेज गति से पूरे भारत में बढ़े और लोगों में जागृति और सभी प्रकार का जो कार्य करे, ऐसे मैं अपेक्षा रखता हूँ। और अपनी
मैं अपने ओर से सदिच्छा देते हुए अपने 2 शब्द को यहाँ पर विराम कर देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विनंती करूंगा गौरी प्रसाद उपाध्यक्ष साहब को, दिल्ली से आए हुए, कल से आए हुए इस कार्यक्रम के लिए, उनको निवेदन करूंगा कि अपना जो संबोधन है 5 मिनट में रखिए। साथियों, नागपुर के नज़दीक, आप लोग नागपुर के रहने वाले हैं, और नागपुर के नज़दीक ये वाला जगह है, आपने देखा होगा। ये विला में 1935 में परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक संकल्प लिया, एक सौगंध ली। वो सौगंध थी कि मेरे बस में नहीं था हिंदू धर्म में पैदा होना, लेकिन एज ए हिंदू मेरी मृत्यु नहीं होगी। ये परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने 1935 में ये विला में एक संकल्प लिया, और संकल्प लेने के बाद उन्होंने तमाम धर्मों का अध्ययन किया, स्टडी किया। इस देश के बहुजन समाज के लोगों के लिए ऐसा कौन सा अमृतमयी एक धर्म है जिसको मुझे देख के जाना चाहिए। साथियों, जब परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर धर्मों का अध्ययन कर रहे थे कि कौन सा धर्म सूटेबल रहेगा हमारे समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, उसी समय हैदराबाद के निजाम, जो बहुत धनाढ़ व्यक्ति थे, उनका संसार में अपना अपना नाम था, अपना व्यक्तित्व था। उन्होंने परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी को हैदराबाद में ससम्मान उनको आमंत्रित किया, और आमंत्रित करने के बाद उनको ब्लैंक चेक दिया, बैंक का ब्लैंक चेक। और परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर से उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उन्हें निवेदन किया कि अंबेडकर साहब, आप चाहे जितना अमाउंट इस चेक में भर लो, आप ले लो, इस्लाम के धर्म को स्वीकार करो। साथियों, आपको ताज्जुब होगा, परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने चेक को ठोकर मार दिया और मानवतावादी धर्म, बुद्ध के धर्म को स्वीकार किया। और साथियों, 14 अक्टूबर 1956 से पहले बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर आगरा में आए थे, जहां भारती साहब निवास करते हैं। और आगरा में 18 मार्च 1956 में 2-3 बात, बहुत ही रिमार्केबल, बहुत शानदार बात बाबा साहब ने कहा, वो हमको बड़ा याद करने योग्य है। सबसे पहले तो बाबा साहब ने कहा, मैं बड़ी मुश्किलों के साथ, बड़े संघर्ष के साथ, बड़े तपस्या के साथ इस मिशन को यहां पर लेके आया हूं। मैं अपने अनुयायियों से अपील करना चाहता हूं, यदि इस मिशन को आगे ना ले जा सको तो पीछे भी मत जाने देना। ये किसने कहा? परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा। और 14 अक्टूबर 1956 में बुद्ध धर्म की दीक्षा इस पावन भूमि पर, जिस पर आप लोग बैठे हैं, ये बहुत ही पवित्र भूमि है, हमारी दीक्षा भूमि। यहां पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 में दीक्षा ली, आप लोग जानते हैं। ये बात मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं? मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि जिन लोगों की जिम्मेदारी थी इस धम्म के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए, वर्तमान में उसकी पोजीशन क्या, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप भारतीय सेंसस देखेंगे 2011 के सेंसस में आप देखेंगे कि इस भारत में मात्र 87 लाख बुद्धिस्ट हैं, 87 लाख बुद्धिस्ट हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो बुद्धिस्ट हैं वह महाराष्ट्र की जमीन पर हैं, और दूसरे राज्यों में कम मात्रा में हैं। तो मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि बुद्ध का धम्म, जो बाबा साहब ने आगरा में कहा था कि धम्म कारवा या मिशन का कारवा रुका है, उस रुके कारवा को आगे बढ़ाना है।
तो ऐसी विषम परिस्थितियों में आपने देखा कि जब पूरे देश में हम ये नारा देते हैं कि भारत बौद्धमय भारत बने, अशोक सम्राट का भारत बने, बाबा साहेब के सपनों का भारत बने, तो साथियों कैसे संभव है? यह संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक माननीय धर्मप्रकाश भारती जी, जिनके साथ मुझे लगभग 30-35 साल से काम करने का अवसर मिला है, हम लोग एक ही जिला के रहने वाले हैं, उन्होंने बीड़ा उठाया कि भाई ये कारवां, ये धम्म का मूवमेंट चलना चाहिए। तो उनके नेतृत्व में 14 अक्टूबर 2007 में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का निर्माण हुआ। और आखिर आपको समझ के जाना पड़ेगा, आप लोग यहां बैठे हैं, कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आखिर चाहती क्या है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा तथागत बुद्ध के जो मार्ग है, उन नैतिकता का जो मार्ग है, उस मार्ग का प्रचार प्रसार तो करना ही है, परंतु साथ साथ जो तथागत बुद्ध का जो ज्ञान है, मार्ग है, वो समता का मार्ग है, नैतिकता का मार्ग है, मित्रता भाईचारा का मार्ग है और न्याय का मार्ग है, मानवतावादी मार्ग है। उस मार्ग को हमें आगे बढ़ाना है। और साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, यहां पर बड़ी योजनाबद्ध तरीके से हमारे भारत में बुद्ध के मार्ग को लेकर या मिशन को लेकर कभी काम नहीं हुआ। आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में बड़ी योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है। हम लोग ये चाहते हैं, या राष्ट्रीय बौद्ध महासभा चाहती है, कि ऐसा समाज बनकर तैयार हो, एक ऐसा आदर्श समाज बनकर तैयार हो, जो हमारे देश में लगभग 140 करोड़ लोग हैं, लगभग 40-50 करोड़ लोग इस देश में बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले लोग पैदा हो। तो और इस देश में जो भी सरकारें बने, उन सरकारों को बनाने में, बिगाड़ने में हमारे जो मिशन के साथी हैं, उनके बहुत बड़ी भूमिका रहनी चाहिए। तो मैं साथियों, मुझे आदेश हुआ है कि मुझे अपनी बात को नहीं कहना है, क्योंकि यहीं खत्म करना है, क्योंकि काफी समय यहाँ पर साथी बुद्धिमान लोग बैठे हैं। अंत में मैं यही कहूंगा, तुम बौद्ध बनो भाई, बाबा ने बताया है, तुम बौद्ध बनो भाई, बाबा ने बताया है, हर जुल्म से लड़ने का हथियार दिलाया है, तुम बौद्ध बनो भाई, बाबा ने बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी आयोजकों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। राष्ट्रीय धम्म प्रशिक्षण के शिविर के निमित्त मैं आपसे यहाँ जो युवक हैं, इन युवकों को एक सवाल पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब का बुद्ध धम्म से कब परिचय हुआ। यहाँ बहुत सारे युवक पीछे बैठे हैं, तो आपको पता होगा कि बाबा साहब का बुद्ध धम्म से कब परिचय हुआ। कोई बता सकते हैं? कोई बता सकते हैं कब? बहुत सही है भाई, बहुत सही आपने बताया। बाबा साहब ने का एक भाषण रॉयल एसेक्स सोसाइटी बंबई द्वारा 25 जुलाई 1950 को आयोजित किया गया था। और उस भाषण में बाबा साहब ये बताते हैं कि मुझे बचपन से ही बुद्ध धर्म के बारे में रुचि हुई है, या मुझे जो बुद्ध धर्म के संदर्भ में मालूमात हुई है, और मुझे बचपन से ही बुद्ध धर्म पसंद आने लगा। यह पहली बात है जो 1950 के भाषण में उन्होंने कहा था। और बाद में उनका एक भाषण हुआ 14 जनवरी 1955 को
उस भाषण में भी बाबा साहब ने कहा कि मेरा जो परिचय है बुद्ध धर्म से वो युवा अवस्था में हुआ, जब मैं 16 साल का था। और एक भाषण 24 मई 1956 को जो हुआ था, उस भाषण में भी बाबा साहब ये कहते हैं कि मेरा जो परिचय हुआ बुद्ध धर्म से वो बचपन से हुआ। जैसा कि एक माता जी ने यहां बताया कि बाबा साहब मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद केशकर गुरुजी जो थे, उन्होंने अपना खुद का लिखा हुआ मुझे गौतम बुद्ध का जो चरित्र था वो बाबा साहब को भेंट दिया था। आपको पता होगा कि सयाजीराव गायकवाड़ जो बड़ौदा के महाराजा थे, और सयाजीराव जो गायकवाड़ है ये बुद्ध धर्म के बहुत प्रेमी थे। बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और सयाजीराव गायकवाड़ का संबंध आपको मालूम है, क्योंकि बीए को उन्होंने शिष्यवृत्ति दी थी और बाद में अमेरिका में उच्च शिक्षण लेने के लिए सयाजीराव गायकवाड़ ने शिष्यवृत्ति दी थी। तो सयाजीराव गायकवाड़ ने बुद्ध धर्म का प्रसार होना चाहिए, इसलिए उन्हें लोगों के बताया कि बुद्ध धर्म के संदर्भ में आप किताब लिखो। कई लोगों को उन्होंने बताया और वो अपने राज दरबार में बुद्ध धर्म के बारे में प्रवचन रखते थे। उनका जो एक गार्डन उद्यान था, उस उद्यान में उन्होंने बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति लगवाई थी। तो आपको ये पता होगा कि ऐसे सयाजीराव गायकवाड़ जी ने कुछ लोगों को किताबें लिखने को बताया और उनमें एक थे केशकर गुरुजी, और उन्होंने मराठी में बाबा साहब बुद्ध के संदर्भ में किताब लिखी थी। वो किताब उन्होंने बाबा साहब को अर्थात भीमराव को भेंट दी, और तब से बाबा साहब का बुद्ध धर्म से परिचय हुआ। मैंने ये बात इसलिए बताई कि ये युवा धम्म प्रशिक्षण शिविर है, या जो युवा लोग हैं उन लोगों को पता होना चाहिए। तो बुद्ध धर्म के बारे में बाबा साहब एक बात खास करके अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, जो सम्मेलन म्यांमार में हुआ था, वहां भी बताते हैं कि मैं भारत से आया हूं। बाबा साहब म्यांमार में अलग अलग देशों से आए लोगों को बताते हैं कि मैं भारत से आया हूं। भारत के बुद्ध धम्म की भूमि है, बुद्ध की भूमि है, और वो ये कहते हैं कि देयर इज नो नीड ऑफ वीजा फॉर बुद्धिज्म। बाबा साहब ये कहते हैं कि भारत में बुद्ध धर्म का पुनरागमन करने के लिए, पुनरुज्जीवन करने के लिए, या बुद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए हमें वीजा की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम जब किसी देश में जाते हैं तो देश में जाने के पहले वीजा होता है। वीजा यदि नहीं मिलता आप उस देश में नहीं जा सकते। तो बाबा साहब म्यांमार में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन बताते हैं कि लोगों को पता है कि भारत में बुद्ध धर्म अभी नहीं रहा, लेकिन इस बुद्ध धर्म का भारत में पुनरुज्जीवन होने वाला है और उसके लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की बात बाबा साहब कहते हैं। और इतना ही नहीं, उस जगह बाबा साहब ने जो ब्लूप्रिंट रखी थी कि बुद्ध धर्म के संदर्भ में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसा होना चाहिए, इस संदर्भ में उस वक्त बाबा साहब ने बुद्ध धर्म की दीक्षा नहीं ली थी। यह 1954 की बात है, और बुद्ध धर्म का जाहिर रीति से उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। तो भी उन्होंने ये बात कही कि यानी इससे पता चलता है कि बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए
बाबा साहब ने जो काम किया था वो बहुत पहले, बुद्ध धम्म लेने के पहले से ही उन्होंने बहुत सारी तैयारी की थी। तो यहां जो युवा लोग हैं और जो राष्ट्रीय युवा प्रशिक्षण यहां रखा है कि हमारे जो युवा हैं उन युवकों को प्रशिक्षण देना आवश्यक है। आप कभी तिबेट, थाईलैंड, श्रीलंका आदि देशों में जाते हैं तो आपको यह दिखाई देता है कि वहां के जो तरुण युवा लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा युवा लोग सामने दिखाई देते हैं। जो बौद्ध देश हैं, बौद्ध देश के लोग और विशेषता वहां के जो युवा होते हैं वो युवा सामनेर बनते हैं और सामनेर बनकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। आपको मालूम होगा कि बंगलोर के बाजू में, वहां से कुछ 70-80 किलोमीटर के बाजू में तिब्बत लोगों का एक वसाहती है तिब्बत लोगों की, और वहां एक बड़ा बुद्ध विहार है और आजू बाजू में बहुत सारी जगह है, अलग अलग बिल्डिंग्स है। वहां करीब करीब 200 एकड़ परिसर का वो परिसर है बुद्ध विहार का। और वहां आप यदि जाते हैं आपको क्या दिखाई देता है, कर्नाटक की बात है, बंगलोर के नजदीक, और वहां आपको ये दिखाई देता है जब वहां जो सामने लोग हैं, बहुत सारे सामने लोग दिखाई देते हैं, और वो सामने लोग वो कौन होते हैं, युवा लोग होते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि 5 साल से लेकर 20-25 साल तक वो सामने होते हैं। तो बुद्ध धम्म का जो प्रशिक्षण है, बुद्ध धम्म के संदर्भ में जो मार्गदर्शन युवकों को मिलना चाहिए वो उनके बचपन से ही मिलना चाहिए। बुद्ध धम्म के संदर्भ में कोई माँ बाप बौद्ध है इसलिए और लड़का बौद्ध सा नहीं होना चाहिए, उसको प्रशिक्षण मिलना चाहिए। और आपने राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ के जो अध्यक्ष हैं माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, आपने जो ये बीड़ा उठाया और आपने राष्ट्रीय प्रशिक्षण युवा धम्म प्रशिक्षण शिविर का जो आयोजन किया है वो निश्चित ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो शिविर जो है वो शिविर में वो युवकों की, यहाँ तो ज्यादातर प्रौढ़ लोग दिखते हैं, युवा योग अभी कुछ दिख रहे पीछे जो बैठे हैं, तो मैं ये दरखास्त करूंगा जो और युवकों को कि ये बात हमारे लिए, अपने तरक्की के लिए, अपने उत्थान के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए बुद्ध धम्म का विचार, बुद्ध धम्म का जो तत्वज्ञान है वो हमें अपने जीवन में लाना चाहिए और बचपन से ही वो लाना चाहिए। उस दृष्टि से यहाँ ये जो आज का प्रशिक्षण शिविर का काम चलेगा, इस प्रकार की मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सबका धन्यवाद, बड़वानी जी और यहाँ के जो बाकी लोग हैं उन सभी को धन्यवाद। जय भीम। सर, आपला खूप खूप धन्यवाद, आभार. आपण वेळात वेळ काढून आलात आणि आपण इतकं सुंदर प्रबोधन केलं कमी वेळामध्ये, त्याबद्दल पुन्हा एकदा धन्यवाद. आमच्यामध्ये माननीय रमेशचंद्र बनगोत्रा सर जी है, ये जम्मू कश्मीर से आए हैं, 2 दिन लगते हैं आने के लिए और जाने के लिए भी. उनसे निवेदन करूंगा कि आप खाली 5 मिनट में हमारी बात रखिए आप. तो साथियों, मैं सिर्फ 2 ही मिनट लूँगा कि जो हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो काम कर रही है, मैं उसके बारे में ही दो बातें रखूँगा. कि जैसे ही मैं गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुआ तो मुझे एक आगरा से फ़ोन आता है धर्म प्रकाश भारती जी का. तो वो कहते हैं कि 2018 की बात है, वो कहते हैं कि इंजीनियर साहब आप रिटायर हो चुके हैं, तो हमारा जो RBM में इसका वेबिनार चल रहा है, तो आप इसके साथ जुड़िए और सुनिए. बस इतनी 2 बातें उन्होंने मुझे कही, सुनिए, जुड़िए और सुनिए. तो फिर उसके बाद अपना जो है
क्या डिसीजन लेना है, आपने क्या करना है जी, उसके बाद आपने सोचना है। तो मैंने उस वेबिनार के साथ जुड़ा, तो 2-3 वेबिनार मैंने अटेंड किए। एक तो बहुत बड़ी अच्छी बात है हमारे साथ कि अब वेबिनार हमें एक ऐसा उपकरण मिला है तो जिसके ज़रिए हम घर बैठे ही पूरे थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द वर्ल्ड हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। तो मैंने जब सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो कम से कम उनमें एक ऐसी मुझे एक लाइट दिखाई दी, उनमें एक ऐसी मुझे रोशनी दिखाई दी जो कभी कभार मान्यवर कांशी राम जी के की आंखों में हमने देखी थी। तो वही हमने रोशनी मान्यवर धर्म प्रकाश भारती जी की जो वाणी थी, जो उनका लिहाजा था, जो उनका बोलने का स्टाइल था, उसमें हमें देखी। तो मैं इसके साथ जुड़ गया। तो आज ये हमारी सतह है, हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि हम जम्मू कश्मीर से जो इस साल हमारा जो 12, 13, 14 अक्टूबर को जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होना था वो जम्मू कश्मीर में होना था, और सभी लोग तैयार बैठे थे कि हम जम्मू कश्मीर जाएंगे और जम्मू कश्मीर की धरती को देखेंगे और जम्मू कश्मीर का हम साथ में अधिवेशन सुनेंगे और साथ में हम वहाँ का एंजॉय करेंगे। तो ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस कि हमें जो रद्द करना पड़ा, क्योंकि हम इससे भी बड़ी रैली कर रहे हैं 26 नवंबर 2023 को, जो जंतर मंतर वो आपको पर्चे मिल गए हैं, वो जंतर मंतर में हम करने जा रहे हैं। उसकी वजह से हमने उसको डेफर किया है। हो सकता है अब अगले साल वो जम्मू कश्मीर में वो अधिवेशन फिर से होने जा रहा है। तो साथियों, मैं यही आप लोगों को कहूँगा कि हम इस वक्त जो हमारा देश है वो किस दिशा में जा रहा है और उसका क्या परिणाम निकलने वाला है, तो उसके बारे में यही है कि हम जितना से जितना हो सके हम जो हमें बुद्ध का दम जो हमें बाबा साहब ने हमें दिया है, इस दम का हम, जैसे मेरे पहले साथी ने बोला कि इसका प्रसारण कैसे करना है, तो ऐसे ही हमें इसको बढ़ाना है, इसको घर घर लेकर जाना है और घर घर लेकर जाना, लोगों को जागृत करना है। और जब हम जागृत हो जाएंगे तब हम इस समाज का जो है हमारा जो सुधार कर सकते हैं, तभी जाकर हम इकट्ठे हो सकते हैं। और इससे ज़्यादा मैं सबसे ज़्यादा विनती करूंगा जो हमारा युवा साथी है वो सामने आए। युवा हमारे जो लड़कियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे जो युवा साथी हैं वो सामने आए और ये जो माननीय भारती साहब ने हमें जो प्लेटफार्म दिया है इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेकर जाएं, तो तभी हम आगे जाकर जो हमारा जो प्रचार प्रसारण है तभी कामयाब होगा। नहीं तो हम जो आप देख रहे हैं कि बीच में 60 साल से ऊपर लोग जो हैं, तो वो ये कितनी देर तक ये नैया को लेकर जा सकते हैं। तो हम जो चाहते हैं कि यही कि हमारा युवा साथी है हमसे टेक ओवर करे, तो इस नैया को, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि ये जो मैं जहाँ तक लाया हूँ कारवां, इस कारवां को अगर आप आगे ना ले जा सको तो इसको पीछे मत ले जाना। तो अब ये कारवां जो पीछे नहीं जाएगा, मुझे लगता है ये पीछे नहीं जाएगा, ये कारवां आगे ही बढ़ेगा, क्योंकि जो हमें मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं दिन ब दिन हम तो इसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसमें हम उन्नति कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें घर घर जाकर पहुँचानी है। यही मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जो हमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का प्लेटफॉर्म मिला है, जो जिनकी अध्यक्षता हमारे संस्थापक धर्म प्रकाश भारती जी कर रहे हैं, हमारे बीच में आचार्य जी हैं जो प्रशिक्षण देते हैं, हमारे बीच में बादल सिंह बोध जी हैं जो बहुत ही लिटरेरी में है, वो भी हमें बहुत अच्छी सी बातें बताते हैं, और बहुत काफ़ी अच्छे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं हमें अच्छी सी बातें बताते हैं। तो इस हम बुद्धम को आगे लेकर जाना है, यही मेरा सब आप लोगों से अनुरोध है। और इसके साथ एक और बहुत बड़ी बात है कि हमें किसी भी जो संस्था को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर चलना हो तो उसके लिए हमें पैसा भी चाहिए होता है, फाइनेंस चाहिए होता है। बगैर पैसे के हम कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पैसा हमारी जेब से ही जाएगा, चाहे उसमें किसी का 1 रुपया होगा, किसी का 10 रुपये होगा, किसी का 1000 होगा, किसी का लाख होगा, वो 1 रुपया भी 10 लाख के बराबर हो जाता है। तो मैं सभी साथियों से यही अनुरोध करूंगा कि बगैर फाइनेंस के हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो हमें फाइनेंस भी हमें खुद ही करना है, खुद ही जनरेट करना है। हमें किसी दूसरी संस्था से नहीं लेना है, हमें खुद जनरेट करना है। तो ये हमें ही आपस में जो मिलजुल कर हमें फाइनेंस को भी बढ़ाना है और लोगों को भी जागृत करना है। और हमें ज़्यादा जो मैं यही कहूँगा जो हमारी बहनें हैं वो अपने बच्चों को शिक्षित करें इसके लिए, बुद्ध धम्म के लिए, क्योंकि उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं जहाँ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ और सभी को जय भीम, नमो बुद्ध।
मैं बहुत कम शब्दों में ही अपनी बात को रखूंगा। बहुत कुछ हमें आचार्य जी से भी सुनना है और भारती जी से सुनना है मुख्य रूप से। तो जहाँ चाहे वहाँ रहा है। अगर हम वास्तव में ही चाहते हैं कि फ्रेटर्निटी बेस्ड धम्मा जो आइडियोलॉजी है और जो हमको पूरे भारत में पहुंचाना चाहिए बगैर बैरभाव के, तो हमें भी कुछ हमारे दिलों को जो अनबन है वो हमारे दिल से अनबन निकालना होगी। हमको बैर रहित होना होगी। ये मेरा आप सभी से निवेदन है। अगर हम बैर रहित हो जाएंगे, सबको अपना भाई मानेंगे, तो जो बुद्धा अनि त्याचा धम्मा, इसका उद्देश्य हम अच्छे से पूरा कर पाएंगे। क्योंकि बुद्धिज्म का जो फाउंडेशन है वह मित्रता ही है। और एक और संदेश बुद्ध एंड धम्मा का जो पहले भाग का 18वां बिंदु है, अंतिम शब्द, उसके 4 बिंदु हैं, 4 लाइनें हैं उसकी, 18, 19, 20, 21। जब सिद्धार्थ राजकुमार ने शाक्य संघ के सामने 2 प्रतिज्ञाएं ली थीं। पहली प्रतिज्ञा थी कि मुझे प्रवज्जित होकर शीघ्र शाक्य संघ को छोड़ जाना है, ये 18वां बिंदु है। 19वां बिंदु है कि जब वो विदाई होकर अनोवा नदी की ओर जाने लगे तो क्राउड उनके पीछे चलने लगा। तो सिद्धार्थ राजकुमार ने देखा ये असाधारण क्राउड मेरे पीछे क्यों आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि जिस वजह से मैंने इस शाक्य राज को छोड़ा है, प्रतिज्ञा धारण की है, अगर मेरे भाइयों और बहनों आप चाहते हैं कि कलह ना हो और आपस में मित्रता के आधार पर ये निर्णय हो, तो जो बहुमत के आगे मैं हारा हूँ, आपको जनमत बनाकर, और जो गलत निर्णय है, जो खूनी संघर्ष नहीं होना चाहिए, 2 राष्ट्रों के बीच जन संघर्ष नहीं होना चाहिए, इसको मिटाकर आप मेरा समर्थन करें। तो क्राउड उनकी बात को मान के चला जाता है। सिद्धार्थ राजकुमार उस समय युवा थे। तो हमारे युवाओं को भी किसी भी ऐसे संगठन, ऐसे विचारक, ऐसे व्यक्ति का अनुसरण नहीं करना चाहिए जो हमें रक्तपात के लिए एजिटेशन कराए। हमारा एजिटेशन होना चाहिए तो फ्रेटर्निटी बेस होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे संसाधन हैं उनको अपनाना चाहिए। इसके लिए हमारे आचार्य जी और भारती जी बहुत सारी बातें आपको आज यहाँ से बताने जाएंगे, हमें उसको सुनना है। और जो भी बाद में आपकी क्वेरीज रहेंगी, कुछ सवाल रहेंगे, वो भी हमारे भारती जी आप बाद में आपको देंगे। और नागपुर के साथियों को अगर कोई धम्म की बात बताए तो ये सूरज को दीपक बताने के जैसा होता है। इसके संबंध में हम बहुत कुछ नागपुर के साथी जानते हैं, पूरा महाराष्ट्र जानता है। उनको कोई बुद्ध और धम्म नहीं पढ़ा सकता, वो पूरे विश्व को पढ़ाने की क्षमता रखते हैं, भारत को ही नहीं। लेकिन इसकी पहल हमको करना ही पड़ेगी। जहाँ चाहे वहाँ रहा है, हमने अभी चाहा नहीं है। जो भी हमने ज्ञान अर्जित किया उसकी पाउचिंग व्यवस्था बनाकर हमारे तक सीमित रखा है। साहब ने अगला साहब ने भी इसके बारे में बहुत कुछ बोला है। इस पाउचिंग व्यवस्था को ओपन करिए, इसके रैपर को फाड़िए, हमारे दिलों की गांठों को खोलिए, जो आपसी अनबन है उसको मिटाइए। ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। अभी आपके बीच में हमारे विद्वान साथियों ने अपने विचार भी रखे और शिविर के पहले मुझे 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया गया है। ये नागपुर की धरती है, ये हमारे लिए बड़ी पवित्र धरती है। मैं इसको नमन करता हूँ और इस नागपुर के तरफ सभी देशवासियों की निगाहें हैं कि ये जो नागपुर है ये देश को ही नहीं दुनिया को कैसी दिशा देगा। नागपुर ऐसी धरती है जहाँ पर पूरे देश में सबसे ज़्यादा, यदि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर बात करें, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर बात करें या तथागत बुद्ध की विचारधारा को लेकर बात करें, तो ये शहर ऐसा है कि सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी और जानकार लोग इसी नागपुर शहर में हैं। ऐसे तो दूसरे शहरों में भी बुद्धिजीवी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जानकार लोग, सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी भी नागपुर में हैं। गतिविधियों की हम बात करें, जिसको आप चळवळ कहते हैं, तो पूरे देश में जितने भी शहर होंगे
उसमें सबसे ज़्यादा बाबा साहब अम्बेडकर को लेके, तथागत को लेके सबसे ज़्यादा जो गतिविधियां हैं या आंदोलन हैं या जो भी कह लो कार्यक्रम हैं, वो सबसे ज़्यादा नागपुर शहर में होते हैं। लेकिन जिस नागपुर ने पूरे भारत का और पूरे दुनिया का नेतृत्व करना चाहिए, ऐसी बात दिखाई नहीं देती है। हम अपील ज़रूर करते हैं कि लोगों ने सामने आना चाहिए, हम अपील ज़रूर करते हैं कि युवाओं ने सामने आना चाहिए, लेकिन उसकी कार्य योजना क्या होनी चाहिए जिसके आधार पर युवा सामने आकर कार्य करे। दूसरे धर्मों में हम देखते हैं कि युवा राजनीति को या समाज से भी ज़्यादा धर्म को महत्व देते हैं, लेकिन हम बौद्ध धर्म में ऐसी परिस्थिति देखते हैं कि यहाँ पर युवा अभी अपने समाज, परिवार, राजनीति, नौकरी, व्यवसाय इसको ज़्यादा महत्व देता है, लेकिन अपने धर्म को ज़्यादा महत्व नहीं देता है। लेकिन समस्या ये है कि हमारे पास इसके लिए कोई कार्य योजना नहीं है। मैं विद्वान हूँ, मैं अच्छा भाषण करके चले जाऊँगा, मैं अपील करके चला जाऊँगा कि युवाओं को सामने आना चाहिए, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई कार्य योजना नहीं है जिसके आधार पर युवा आकर समाज को लीड करे या समाज को दिशा निर्देश करने के लिए या समाज का नेतृत्व करने के लिए या समाज को अपने पीछे चलने के लिए बाध्य करने के लिए हमारे पास में ऐसी अभी कोई कार्य योजना नहीं है। संगठन पे संगठन बनते जाते हैं, संगठन पे संगठन बनते जाते हैं, गिनती नहीं हुई है, लेकिन कम से कम पूरे देश में बाबा साहब के नाम को लेकर या तथागत के नाम को लेकर या बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं उनके नाम को लेकर या बहुजन विचारधारा को लेकर कम से कम 50,000 संगठन हैं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का ये कार्यक्रम हो रहा है, इसी नागपुर में अभी दूसरी संस्थाओं के भी 1-2 कार्यक्रम चल रहे होंगे, बुद्ध विहारों के अलग कार्यक्रम चल रहे होंगे, और सभी जगह इसी तरह की भाषणबाजी चल रही होगी। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी ये हो रहा है कि हर संगठन के पदाधिकारी, हर संगठन के नेता लोग आकर भाषण करते हैं, और भाषण में मुख्य बात क्या रहती है, मुख्य बात रहती है ब्लैकमेलिंग की। क्या ब्लैकमेलिंग चलती है कि संविधान खतरे में है इसलिए हमारे साथ जुड़ जाओ, लोकतंत्र खतरे में है इसीलिए हमारे साथ जुड़ जाओ। हर संगठन इसी तरह से, जैसे एक डॉक्टर होता है ना, एक वकील होता है, तो वो जो वास्तविकता है वो तो होती है, लेकिन वो डराता भी ज़्यादा है ताकि उस आधार पे उसकी फीस उसको बेहतर तरीके से मिल सके। तो हमारे ये जो 50,000 संगठन हैं उसमें भी इसी तरह की पॉलिसी चल रही है कि देखो हमारे साथ आप नहीं जुड़ेंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा, देखो आप हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और पदाधिकारी कितने हैं, 15 पदाधिकारी हैं। जनता कितनी जुड़ी हुई है, तो अधिक से अधिक 1000 जुड़ी हुई है। लेकिन उनको इसी बात का गर्व है कि हमारी संस्था देश की सर्वश्रेष्ठ संस्था है। उनके पास में कोई कार्य योजना नहीं है कि समाज उनको फॉलो कैसे करेगा, युवा सामने कैसे आएगा, हम लोकतंत्र को यदि बचाएंगे तो किस आधार पर बचा सकते हैं, संविधान को बचाएंगे तो किस आधार पर बचा सकते हैं, क्या कार्य हमको करना होगा। कोई कार्य प्रणाली उनके पास नहीं है, कोई कार्य योजना उनके पास नहीं। विद्वता पूरी है, विद्वता इतनी है कि 10 दिन तक के भी आप भाषण करने के लिए कहेंगे तो वो पूरा का पूरा बखान कर देंगे। 1916 से लेके या 1891 से लेके 6 दिसंबर 1956 तक का पूरा क्रोनोलॉजी जितनी भी है वो पूरी की पूरी मुखाग्र है, रटी हुई है कि 1916 में बाबा साहब ने क्या कहा था, 1920 में क्या किया था, 1925 में क्या किया था, 1927 में क्या किया था, 1930 में क्या किया था, 1900 पूरा ले दे के 6 दिसंबर तक के कहानी पूरी चलते रहेगी। लेकिन हम डरे हुए क्यों हैं और उसका अल्टरनेटिव क्या है, उसका विकल्प क्या है कि आखिर हम मुकाबला करेंगे तो किस आधार पे मुकाबला करेंगे, लोकतंत्र हम बचाएंगे तो किस आधार पे बचाएंगे। क्या लोकतंत्र की यदि हम बात करते हैं तो हमारी संस्था में लोकतंत्र है ताकि हम समाज को ये बता सके कि लोकतंत्र ये होता है।
संविधान यदि हम बचाना चाहते हैं तो क्या हम संविधान के आधार पर हमारी संस्था चल रही है? क्या हमारे सारे पदाधिकारी, क्या हमारे सारे कार्यकर्ता इस संविधान को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है उसको मानते हैं, उसके आधार पे चलते हैं? तो ये जब बातें आती है तो उसके मामले में हम निल हैं। संविधान के बखान के मामले में हम बहुत एक्सपर्ट हैं। संविधान के जितने अनुच्छेद हैं, जितनी धाराएं हैं, हम बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन क्या हम उसको फॉलो करते हैं? क्या हम उसका अनुसरण करते हैं? क्या हम अपने जीवन में उसका पालन करते हैं? क्या हम अपनी संस्था में उसका पालन करते हैं? तो जब ऐसी परीक्षा होती है तो वहां पर हम जीरो हो जाते हैं। लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो क्या हम अपनी संस्थाओं में लोकतंत्र का पालन करते हैं? तो जब हम ऐसी चीज़ों का परीक्षण करते हैं, जब उसका वैल्यूएशन करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि उस मामले में हम नगण्य हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जब किसी चीज़ की परीक्षा होती है तो परीक्षा 100% होना चाहिए, उसमें छूट नहीं चल सकती है कि आप कहेंगे साहब थोड़ा सा तो चलता है, थोड़ा सा तो चलता है। ये थोड़ा सा ही जो है आपको खत्म कर देता है। तो इस आधार पे कि जिनसे आप डरे हुए हैं या जिनकी बातों को लेके हम समाज को डराते हैं, रात और दिन चल रहा है संविधान बांटो, संविधान आप घर घर में भी रख देंगे तो उससे क्या होगा? संविधान को मैं जान भी जाऊंगा कि संविधान में ये लिखा हुआ है, तो उससे फर्क क्या होगा? जो लोग इसको खत्म करना चाहते हैं उनकी पॉलिसी क्या है, उनकी रणनीति क्या है, उन्होंने देश को किस तरह से कंट्रोल किया हुआ है, देश में किस तरह से उन्होंने युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया है, उनकी कार्य योजना क्या है, उनकी कार्य प्रणाली क्या है। जब तक हम इस पर शोध नहीं करेंगे, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, जब तक हम इस पर विचार विमर्श नहीं करेंगे और हम ऐसी कोई कार्य योजना नहीं बनाएंगे कि जिस आधार पर जो भी संविधान की रक्षा करने की चाहत रखते हैं, जो भी लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, ऐसे युवा फिर समाज को लीड करने के लिए, समाज का नेतृत्व करने के लिए, समाज का मार्गदर्शन करने के लिए अपने पेट से भी ज़्यादा महत्व देंगे, अपने परिवार से भी ज़्यादा महत्व देंगे, अपने रोजी रोटी से भी ज़्यादा महत्व देंगे और इस दिशा में आएंगे। केवल अपील करने से कोई नहीं आएगा। हम कहेंगे कि लड़कों को, युवाओं को इस कार्य के लिए सामने आना चाहिए, ऐसा कहने से ही कभी युवा जो है वो सामने नहीं आएंगे, क्योंकि माता पिता जो हैं बचपन से ही बच्चों में जो संस्कार डालते हैं या उनमें मीठा जहर घोलते हैं, वो मीठा जहर क्या है? तो मीठा जहर ये है कि बेटा पढ़ाई खूब करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो ये जो बच्चों ने ठान लिया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, खूब पैसे कमाना है, उस वजह से बच्चे जिस तरीके से तैयार होते हैं या बच्चों में जो भावना प्रवाहित होती है कि हमें केवल नाम कमाना है डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर, तो धर्म जो है, समाज जो है, ये उनके लिए दोयम दर्जे की चीज़ है। ये इसके उनके लिए प्राथमिकता पर वो इसको लेते नहीं हैं। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बारे में अभी जैसे हम चर्चा आगे भी करेंगे तो हम ये बताना चाहते हैं कि केवल ये भाषणबाजी के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का निर्माण नहीं हुआ है। इसमें जो है युवाओं को हम किस तरीके से सामने लाकर संविधान की रक्षा के लिए भी कहें हम या लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी कहें हम कि वो अपने पेट से, परिवार से भी ज़्यादा अपने इस क्षेत्र को ज़्यादा महत्व दें, इसकी कार्य योजना लेकर माननीय धर्म प्रकाश भारती जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इस कार्य को अंजाम दे रही है। तो उसके कुछ मात्रा में रिजल्ट्स भी सामने आ रहे हैं और किस तरीके से वो कार्य योजना बनाई गई है, किस तरह की इसमें कार्य प्रणाली विकसित की जा रही है, ये अभी आपको चाय के बाद भी देखने के लिए मिलेगी। सभी को मेरा जय भीम नौ बुद्धाय। मैं राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर शेषराव घांगड़ी और मैं अध्यक्षता कर रहा हूँ आज की इस कार्यक्रम का। तो मैं सभी के बाद में मैं अध्यक्षीय भाषण रखूँगा, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती जी उद्घाटन तौर पर एक दो बात रखेंगे और इसके बाद हम चाय पीने जाएंगे। तो मैं सभी से विनती करता हूं
कि सब 2 मिनट अपने अपनी जगह पर बैठे और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे धर्मप्रकाश भारती जी 2 बात बोल के हम यहाँ से चाय पीने निकलेंगे। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही प्रशिक्षण यहाँ होगा और 2 मिनट में आप चाय पी के अपने अपनी स्थान पर स्थान ग्रहण करेंगे, ऐसी विनती करता हूँ। जय भीम, नमस्कार। जैसा हमारे आदरणीय इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब ने, जो हमारे राष्ट्रीय आचार्य हैं, उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम लोग देश में क्या करना चाहते हैं, क्या परिवर्तन, क्या बदलाव हमें लाने की ज़रूरत है। देखिए, हम 2 बातों पे बहुत बड़ा हम लोगों ने चिंतन किया है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में पूरा लोकतांत्रिक सिस्टम है, कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है। सभी व्यक्ति जो सीनियर हैं, जो हमारी पार्लियामेंट बोर्ड है, हम लोग आपस में विचार विमर्श करने के बाद किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। ये हमारा सबसे पहला हम लोगों ने तय किया है। दूसरा, हमने देखा कि हमारे जो पूर्व में संगठन रहे हैं, हमसे सीनियर हैं, हमसे बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं, वो ज्ञानवान लोग हैं, लेकिन प्राय हमने देखा कि हम सफलता की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, इसका कारण क्या है? जब हमने इसका कारण खोजा तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि जो हमारे प्रतिभाशाली युवा होते हैं, उनको उनकी प्रतिभा का, उनकी युवा अवस्था का, उनकी योग्यता का हम समाज के हित में, राष्ट्र के हित में, मिशन के हित में जितना हमें उनका उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, वो हम नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कोई व्यक्ति एक बार अध्यक्ष बन गया किसी संस्था का, वो अध्यक्ष बनने के बाद चाहे वो संस्था को समय देता है या नहीं देता है, या वो संस्था के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा है, या उसकी उम्र 80 वर्ष भी हो गई है, बीपी, शुगर, हार्ट, पता नहीं कितनी बीमारियां भी उसको आ गई हैं, लेकिन वो अध्यक्ष पद छोड़ना नहीं चाहता। वो अध्यक्ष पद छोड़ना नहीं चाहता। और इससे होता क्या है कि जिनमें ऊर्जा है काम करने की, जो युवा पीढ़ी में चाहत है काम करने की, वो निराश हो जाते हैं। वो निराश हो जाते हैं और उनको लगता है कि भाई हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हमको फ्रंट लाइन पे आने का मौका ही नहीं मिलता। पीछे पीछे बस खड़े रहो, सालों पीछे पीछे खड़े रहो। तो हमने जब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का संविधान बनाया, अभी संक्षिप्त बनाया है, विस्तार रूप से हमने उसकी कमेटी बना दी है, 10 लोगों की, 12 लोगों की, जो उस पर एक एक बिंदु पे काम कर रही है। तो जो पहले हमने बनाया उसमें हमने जो खास बात हमने रखी कि एक व्यक्ति संस्था में अधिकतम 2 बार अध्यक्ष रह सकता है, 2 बार से ज़्यादा अध्यक्ष नहीं रह सकता है। चाहे जितना योगदान हो, चाहे जितनी बुद्धिमा हो, चाहे जितना त्याग तपस्या हो, लेकिन इस सब के बाद हम उनका दूसरी जगह तो उपयोग कर सकते हैं, हम उनका दूसरा इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष पद पे केवल और केवल एक व्यक्ति 2 बार से अधिक नहीं रह सकता है। तो इससे लोकतंत्र की नींव मजबूत होती है, इससे डेमोक्रेटिक सिस्टम मजबूत होता है। और उदाहरण के लिए हमने अपने साथियों को जब ये नियम रखे और तमाम साथियों ने इस पर प्रश्न खड़े किए, तो हमने कहा दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश कौन है? तो लोगों ने कहा साहब अमेरिका सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश है। तो मैंने उनको कहा अमेरिका का राष्ट्रपति कोई व्यक्ति अमेरिका में 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति बन सकता है? बोले नहीं बन सकता साहब। तो जब अमेरिका जैसा सशक्त मजबूत राष्ट्र
वहां का कानून है कि एक व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकता। इसके बाद भी वो अगर इतना ताकतवर है, इतना मजबूत है, तो हम अंबेडकर बाबा साहब को मानने वाले लोग, बुद्ध, फूले, साहू, संत कबीर, रविदास को मानने वाले लोग अपनी संस्था को क्यों ऐसे सिस्टम से आगे नहीं बढ़ा सकते? बढ़ा सकते हैं। तो इससे एक बात ये क्लियर हो जाती है कि जो अध्यक्ष रहे हैं उनको भी ये कहने का मौका मिलता है, अगर उनको कोई कहता है कि बाबूजी आपका काम तो बहुत अच्छा था, आप तो बड़ी मेहनत करते थे, आप तो संस्था को कहां से कहां तक ले गए, लेकिन आप फिर अध्यक्ष नहीं रहे, तो वो हमारे बाबूजी भी बड़े सम्मान के साथ कहेंगे कि मैं जिस संस्था का सदस्य हूं, मैं जिस संस्था का अध्यक्ष रहा, उस संस्था का ये नियम है कि 2 बार से ज्यादा अध्यक्ष बेटा बन ही नहीं सकता। तो मैं इसलिए नहीं अठा कि मैं नकारा था, या मैं इसलिए नहीं अठा कि मैं काम नहीं करता था, योग्य नहीं था, बल्कि मेरी संस्था का ये नियम है। तो आदर सम्मान के साथ उनको भी ये बात कहने का मौका मिलेगा। और हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको भी ये लगेगा कि भाई बाबूजी का समय अब पूरा होने वाला है, कम से कम हमको भी इस पोस्ट पर आकर, इस स्थान पर आकर हमको भी अपनी ऊर्जा का, अपनी योग्यता का सही समाज के हित में इस्तेमाल करने का अवसर प्रदान होगा। तो इस तरह से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की स्थापना के समय ये मूल बातें तय की गई हैं। दूसरी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने ये देखा कि भाई बुद्ध का धम्म भारत में कामयाब होता नहीं है या होने नहीं दिया जाता है। 2 सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं। एक सवाल कामयाब होता नहीं है या कामयाब होने नहीं दिया जाता है। तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि बुद्ध के धम्म को भारत में कामयाब नहीं होने दिया जाता है। अब कामयाब नहीं होने दिया जाता है तो ये कौन व्यक्ति है, ये कौन लोग हैं जो बुद्ध के धम्म को भारत में कामयाब नहीं होने देते हैं? तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वो जो लोग हैं वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं। लेकिन आज वो लोग नहीं हैं, आज वो व्यक्ति या वर्ग नहीं है, आज वो एक संगठन है, एक बड़ा संगठन है, और वो है आरएसएस। आरएसएस इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और बुद्ध के कारवां को, उनकी वैचारिक आंदोलन को कामयाब नहीं होने देता है। और क्यों कामयाब नहीं होने देता है? क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था बनाए रखना चाहता है, वो अंधविश्वास बनाए रखना चाहता है, वो सीढ़ी नुमा ऊंच नीच का दीवारें हमेशा बनाए रखना चाहता है। अगर उसको ये वर्ण व्यवस्था बनाए रखनी है और मानव में सबसे श्रेष्ठ अपने आप को बनाए रखना है, तो उसके हित में ब्राह्मणवादी व्यवस्था का बना रहना ही उसके हित में है। लेकिन ये देश के लगभग 85% लोग जो मानवतावादी हैं, उनके हित में इस व्यवस्था का बना रहना नहीं है। तो अब देखना यह है कि जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बनाए रखना चाहता है, वह संगठन वर्ष के 365 दिन में कितने दिन काम करता है, कितने दिन काम करता है। हमने इसका जब अध्ययन किया और चिंतन किया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि वो 365 दिन काम करता है, 365 दिन काम करता है। और हम क्यों सफल नहीं हुए, हम क्यों कामयाब नहीं हुए? क्योंकि हम वर्ष के 365 दिन में से मात्र ज्यादा से ज्यादा 15 दिन काम करते हैं। 15 दिन काम करते हैं। अंबेडकर जयंती, बुद्ध जयंती, 6 दिसंबर, थोड़ा बहुत आगे पीछे, और इससे ज्यादा हम काम करते ही नहीं हैं। इसलिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का आदरणीय इंजीनियर किशोर बौद्ध जी ने, हमने, बाबूजी हमारे समय नहीं है, उनकी उम्र ज्यादा हो गई, रामकिशन अशोका ने, एडवोकेट साहब ने, हम लोगों ने ये तय किया,
हमने ये तय किया कि हमको बुद्ध के धम्म को भारत में अगर कामयाब करना है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संकल्प को पूरा करना है, तो हमें भी संकल्प लेना होगा कि हम भी वर्ष के 365 दिन काम करेंगे। 365 दिन हम लोग काम करेंगे, तभी हम वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने वाले लोगों से मुकाबला कर सकते हैं, तभी हम उनको पराजित कर सकते हैं। तो इसके साथ आप देखते होंगे कि हम लोग जूम पर एक पर्चा आपको बांटा गया है, उस पर्चे में जूम की आईडी कार्यक्रम लिखे हैं। हम एक सप्ताह में 3 दिन तो जूम पे काम करते हैं। हर सोमवार को शाम को 8 बजे से 9 बजे तक संविधान का वाचन होता है। हमारे कानपुर के प्रोफेसर हैं, लॉ के प्रोफेसर हैं, वो बच्चों को लॉ पढ़ाते हैं। वो संविधान का 1 घंटे अनुच्छेद बताते हैं, मीनिंग बताते हैं, कब कब लोकसभा में राज्यसभा में संशोधन आए उसका बताते हैं, कब कब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने उसमें अपनी गाइडलाइन दी वो बताते हैं। विस्तार से संविधान की जानकारी हम लोग पढ़ाते हैं और ये पिछले 5 वर्षों से कंटिन्यू है। और आज हम लोग नागपुर में बैठे हैं। मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं, पूरे देश में कम से कम 50 स्थानों से ज्यादा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की बैठकें और मीटिंगें चल रही हैं। तो हम इस आंदोलन को सिस्टम पे लाना चाहते हैं। जब तक हम सिस्टम पे नहीं काम करेंगे, हम बाबा साहब और बुद्ध की विचारधारा को सिस्टम में नहीं लाएंगे, अपने संस्कारों में नहीं लाएंगे, तब तक हम ब्राह्मणवादी लोगों से मुकाबला नहीं कर सकते हैं, हम पूंजीवादी लोगों से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इससे हमें मुकाबला करना है और आगे निकलना है। सही मायने में संविधान और लोकतंत्र को इस देश में कायम करना है, तो हमको वर्ष के 365 दिन भी काम करना पड़ेगा। अंत में एक बात कहकर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं जो हमको लगता है किसी व्यक्ति से कि भाई ये ज्यादा काम नहीं कर पाएगा, हम चाहे जितनी कोशिश करें, ये हमारे 1 घंटा भी हमको नहीं देगा, आधा घंटा भी नहीं देगा, तो मैं उसको क्या बोलता हूं? मैं उसको बोलता हूं हाथ जोड़कर कहता हूं भैया एक निवेदन कर लूं, आप मान लेंगे? वो कहता है हाँ सर बोलिए, बोलो तो सही। मैं कहता हूं शाम को खाना खाने के बाद आप सोते हो? कि हाँ साहब सोता हूं। तो सोने से पहले आंखें बंद करके सिर्फ 5 मिनट बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जीवन संघर्ष याद कर लेना। बाबा साहब का जीवन संघर्ष याद कर लेना कि उस महान व्यक्ति ने हमारे लिए अपनी 4 औलादों को कुर्बान कर दिया। इतना भर कर लेना, यही बहुत बड़ा एहसान आपका समाज के ऊपर हो जाएगा। ये निकम्मे से निकम्मे आदमी को भी मैं इतनी अपील करता हूं। एक बार मेरे साथियों ने कहा साहब इससे ये 5 मिनट अगर रोज सोते समय सोच भी लेगा, चिंतन मनन कर भी लेगा, तो क्या फायदा होने वाला है? मैंने कहा कम से कम एक उम्मीद है कि 6 महीने भी कंटिन्यू इसने ये काम कर लिया, तो एक दिन इसका जमीर, एक दिन इसका मन इसको आवाज देगा, उठ खड़ा हो जा और तू भी अंबेडकर के आंदोलन का सिपाही बनकर लाइन में लग। कम से कम इसके जमीर को और इसकी आत्मा को यह एहसास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। करुणा भवन बजाज नगर यहाँ पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय धर्मप्रकाश भारतीय बौद्ध जी, पूर्व विधायक संस्थापक अध्यक्ष RBM, इंजीनियर किशोर बौद्ध जी, राष्ट्रीय आचार्य RBM, बादल सिंह बौद्ध जी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष RBM, गौरी प्रसाद उपासक साहब, राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रभारी महाराष्ट्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा RBM। यहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य उपस्थिति जिनकी हमें यहाँ पर उपलब्ध हुई है, ऐसे डॉक्टर प्रदीप आगलावे जी, ट्रस्टी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक समिति दीक्षा भूमि नागपुर, घनश्याम धाबर्डे जी जो कि महाराष्ट्र राज्य महासचिव
बुद्ध विहार समन्वयन समिति एवं आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए माननीय शेषराव गांगड़े साहब, राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रभारी महाराष्ट्र, गुजरात, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव आरबीएम, इन सभी मान्यवरों का इस कार्यक्रम में समय निकालकर उपस्थित रहने के लिए मैं सभी साथियों की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ एवं इस कार्यक्रम की प्रस्तावना जिन्होंने की, ऐसे हमारे वरिष्ठ साथी ईश्वर जी कड़बे सर, इनका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के संचालन जिन्होंने किया, ऐसे हमारे शुद्धोधन बड़ौने साहब जो कि महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष है आरबीएम, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।